बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 31 अगस्त 2024 है और ये कराची है। इस वक्त कराची का मौसम बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। तूफ़ान का ख़तरा ऑलमोस्ट टल चुका है, लेकिन मौसम बहुत हसीन है और हल्की-फुल्की बारिश भी जारी है। तो इस दौरान एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प सा सवाल पूछा है। अगरचे मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए मुनासिब शख्स नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास जितना नॉलेज है इसके बारे में, अपने भोले-भाले दोस्तों के लिए, मैं भी चूँकि भोला-भाला हूँ, तो भोले-भाले दोस्तों के लिए, चूँकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है और पूछ ही लिया है, तो चलें, जो टूटा-फूटा जवाब है शायद आपके काम आ जाए। लेकिन मेरा ये जवाब जो है वो लीगल ओपिनियन नहीं है। सवाल ये है कि अक्सर अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाती है, तो हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में बड़े इश्यूज़, प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं। तो इस तरह के तजर्बात की रोशनी में उन्होंने ये सवाल पूछा है। सवाल ये है कि हमें वो कौन से इक़दामात अपनी ज़िंदगी में ही कर लेने चाहिए जिनसे हमारी फ़ैमिली को किसी इस तरह की नागहानी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। तो सर्विस के अंदर जो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और अपने सर्विस रिकॉर्ड में, और जो भी स्पेसिफाइड फॉर्म्स हैं, डिस्क्राइब्ड फॉर्म्स हैं, उनके ऊपर आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, अगरचे कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं आपके लिए सर्व करता है, क्योंकि वो एक ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है, क्योंकि सर्विस रिकॉर्ड में आ जाता है ना, आपके हेडक्वार्टर में जमा होता है, आपके सर्विस रिकॉर्ड में मौजूद होता है, तो उसे एज़ ए ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वो किसी हद तक जो है, वो एडमिसिबल भी होता है और कवर भी करता है चीज़ों को। तो असल मसाइल वहाँ जन्म लेते हैं जहाँ पे अल्लाह ना करे अगर किसी की डेथ हो जाए, तो कानूनी तौर पे तो देखें, जो पाकिस्तान में कानून है, एक कानून का नाम है सक्सेशन एक्ट 1925, और जिसके तहत ये विरासत के तमाम मामलात जो है वो अंजाम पाते हैं। लेकिन जो इस्लामी कानून है, इस्लामी कानून में जितने भी ब्लड रिलेशंस होते हैं, आपकी बीवी है या बीवियाँ हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो इनको जो है वो हक जो है वो मिलता है। जो भी कानून में जिस तरीके से, इस्लामिक लॉ में जिस तरीके से डिस्क्राइब्ड है, उसी तरीके से विरासत के जो है वो हिस्से किए जाते हैं। लेकिन अदर लॉज़ जो है वो ज़रा डिफरेंट हैं। तो सर्विस के जो बेनिफिट्स हैं वो तो आपका जो नेक्स्ट ऑफ किन होता है, और जो आम तौर पे ज़ाहिर है बीवी ही होती है, कानूनी तौर पे बीवी होती है। तो बीवी के हयात होने की सूरत में सर्विस के तमाम बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशन, वो तमाम चीज़ें जो है वो आपकी बीवी को मिलती हैं, आप चाहें या आप ना चाहें। लेकिन इन केस, और चूँकि ऐसे केसेज़ हुए हैं, इसी की रोशनी में इन्होंने ये सवाल पूछा है कि इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो क्या आपके पेरेंट्स आपकी बीवी को घर से निकाल सकते हैं या उन वसाइल पे कब्ज़ा कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। डंडा एक और चीज़ है, कोई ज़बरदस्ती करता है, कोई इस तरह की चीज़ें घर से निकाल देता है या करता है, तो वो गैर कानूनी अमल है जिस पे लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस पे अगर कब्ज़ा कर लेते हैं, पेरेंट्स कर लेते हैं, भाई-बहन कर लेते हैं, दीगर रिश्तेदार कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है उसके लिए कानूनी कार्रवाई फिर की जाएगी, लेकिन वो हिस्सा जो है वो बीवी का ही है और बच्चों का ही है और पेरेंट्स का। लेकिन जो सर्विस की प्रॉपर्टीज़ हैं या सर्विस के एसेट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो बग़ैर किसी हीलो-हुज्जत के, बग़ैर किसी अदर क्वेश्चन के, वो आपके नेक्स्ट ऑफ किन जो कि बीवी होगी उसी को मिलेंगे। प्रॉब्लम आता है कि एक छुपी हुई बीवी कहीं से निकल आए, या कोई खातून ये दावा कर दे कि जी मैं भी इसकी बीवी हूँ, मुझसे इस शख्स ने छुप के शादी कर रखी थी, क्योंकि अक्सर बाज़-औक़ात लोगों ने की भी हुई होती है, सर्विस में डिक्लेयर नहीं करते, जो कि एक ऑफ़ेंस भी है। तो अगर इन केस किसी शख्स, किसी खातून के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और वो दावा कर देती है कि जी इसकी बीवी तो मैं भी हूँ, तो फिर कानूनी तौर पे तो उसको भी वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो पहली बीवी को मिलेंगे। तो ज़ाहिर है 50-50 हो जाएगा अगर वो साबित हो जाए कोर्ट ऑफ लॉ में, और अगर साबित नहीं होता, झूठा दावा होता है, तो फिर नेक्स्ट ऑफ किन को ये हक हासिल है कि वो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, जो कि आमतौर पे लोग करते नहीं हैं। लेकिन ज़ाहिर है सारा मामला ख़राब हो जाता है, प्रोसीजर डिले हो जाता है, कोर्ट में आपको पता है कि इस तरह के केसेस आ जाएँ, तो फिर जो है वो मामला लंबा हो जाता है। जो काम 2-3 महीने में हो जाना था, उसको कई साल लग जाते हैं, फैमिली सफ़र करती है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि किसी शख्स को जो है ये छुपाना नहीं चाहिए। कानूनी तौर पे भी ये गलत है, इस्लामी तौर पे भी गलत है। अगर किसी ने 2 नंबरी सॉरी शादी की है, दो दूसरी शादी की है, तो उस शादी को छुपाना नहीं चाहिए। या कम से कम जो अपने करीबी दोस्त हैं, जिनमें सबसे पहले तो आपकी बीवी होती है, बच्चों से डर लगता है अगर आपको,
चलें बच्चों बच्चों से छुपा लें, लेकिन जो है वो भी मेरा ख़्याल है नहीं छुपाना चाहिए। लेकिन आप बीवी को, और कानूनी तौर पे तो बीवी की इजाज़त भी ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ इस पे भी सज़ा मुकर्रर है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक। अगर आप बीवी से इजाज़तनामा नहीं लेते, शादी कर गुज़रते हैं, तो आपको सज़ा हो सकती है। उसमें सर्विस के रूल्स भी हैं, सर्विस में भी इस पे तमाम पॉलिसीज़ क्लियर है। तो लेकिन अगर अब मसला ये है कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहते, तो सज़ा कहाँ से मिलनी और आपको क्या किया जा सकता है, फैमिली सफ़र करती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी रखें। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है निकाहनामा। तो निकाहनामा भी जो हमारे पुराने दोस्त हैं, ओल्ड कपल्स जो हैं, जो गाँव-वाँव में शादियाँ हो जाती हैं लेकिन वैलिड निकाहनामा नहीं होता। तो निकाहनामा बहुत ज़रूरी है। सर्विस में तो ज़ाहिर है ये डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन पूरी होती है। निकाहनामा के बगैर आपके मामलात चलते ही नहीं हैं, आप सर्विस में वो चीज़ें जमा कराते हैं सारी। तो निकाहनामा वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आजकल नादरा से मैरिज सर्टिफ़िकेट, एमआरसी बोलते हैं उसे, और एफआरसी यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट। बड़ा ईज़ी प्रोसीजर है। आप आराम से घर बैठे भी ये दोनों चीज़ें हासिल कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप किसी भी करीबी नादरा में वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाएँ, तो आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, और इन दोनों चीज़ों की मौजूदगी में तकरीबन आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो अगर कोई खातून जो है वो इस तरह का दावा लेके आती है जो कि आपके फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मौजूद नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर वो निकाहनामा है भी सही, और फिर उसके लिए विटनेस की ज़रूरत पड़ती है, लोग उसमें गवाह कौन थे वो भी गवाही देते हैं वगैरह वगैरह, और साबित हो जाता है तो फिर ज़रा मामला डिफरेंट होगा। अदरवाइज़ अगर किसी का जेली क्लेम है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये छोटी-सी मालूमात आपको, आपकी फ़ैमिली को, और आपको अपने आप को, आपके एसेट्स को महफूज़ करने में आपकी मदद करेगी। अच्छा, इसके अलावा एक जो है पिछले 2-3 साल पहले, मेरे ख़्याल में 2021 में एक पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस, अब ज़ाहिर एक्ट बन चुका होगा। तो ये भी जो है वो आया है 2-3 साल पहले ही। इसमें भी काफ़ी जो है इस तरह की चीज़ों को कवर किया गया है कि पेरेंट्स को जो है वो बच्चे घर से ना निकाल सकें, और पेरेंट्स को ये हक दिया गया है कि वो अपने बच्चों को निकाल सकते हैं। इसी के अंदर एक और सवाल था विल, कि जब आप अपने जीते जी आप विल जो है तैयार कर देते हैं, जिसको वसीयत कहते हैं, तो उस वसीयत की रोशनी में भी आपके जो एसेट्स हैं कानूनी तौर पे, इस्लामिक तौर पे तो उसी तरह ही हिस्से होंगे। चाहे आप उसमें किसी को डिसओन कर दें या डिसइनहेरिट कर दें, तो डिसइनहेरिटेंस उसमें अलाउ नहीं है, कानूनी तौर पे आपको अलाउ नहीं है। आप बच्चों को, फैमिली को, अपनी बीवी को या बच्चों को आप जो है वो इस विरासत से महरूम नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि किसी को आपने जो है वो डज़ पहुँचानी है, फिर उसका तरीका ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको जो है वो गिफ्ट कर दें किसी को, या बेच दें। बेच के पैसा-वैसा जो है पेरेंट्स को देना है तो पेरेंट्स को दे दें, और अगर आपने किसी और को देना है तो उसको दे दें। या फिर आप उसको कानूनी तौर पे, गिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि घर बैठे बोलो ये चल मैंने तुझे तोहफ़ा दिया ले, उसके लिए पूरी कानूनी कार्रवाई होती है। वो आप किसी कंसल्टेंट से रजू कर सकते हैं। जिस तरीके से आप पैसे लेके चीज़ बेच के ट्रांसफ़र करवाते हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो गिफ्ट की सूरत में भी आप इसी तरह करते हैं, चाहे गाड़ी हो, चाहे आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, आपकी उसी तरह ट्रांसफ़र होगी जिस तरह नॉर्मल प्रोसीजर है। तो वो चीज़ ज़ाहिर है फिर जब कानूनी तौर पे उसका दूसरा मालिक बन जाता है, तो आपकी वफ़ात के बाद वो आपकी विरासत में से वो चीज़ निकल जाती है। तो ये एक 2 नंबर तरीका है। अगर आपको कोई ज़्यादा तंग करता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। चलें, अपनी बीवी और बीवियों का ख़्याल रखें, और ऐसा ना करें बाद में लड़ती रहें आपस में। अपनी ज़िंदगी में जो है चीज़ों को सेट करके जाएँ, समझा के जाएँ। एक फ़ाइल बना लें, उस फ़ाइल में सारी एक तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखें। जो आपके मरने के बाद डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एफआरसी है, एमआरसी है, और इसी तरह की जो बकिया चीज़ें हैं वो, और प्रोसीजर लिख कर जाएँ, बता के जाएँ फैमिली को, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स देकर जाएँ, तो बेहतर है कि आपकी फैमिली आपके बाद सफ़र ना करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।